जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जटायु एकेडमी। मैं कृष्णम शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ कार्यक्रम की इस विशेष श्रृंखला को लेकर, जिसमें हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं क्लास 12 के उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल विषय है। इन वीडियोस का आधार राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम है, तो भी अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये समान रूप से उपयोगी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु रहेंगे, सर्वप्रथम हम विश्व की प्रमुख जनजातियों से परिचय प्राप्त करेंगे, उसके उपरांत एस्किमो जनजाति की केस स्टडी करेंगे, अर्थात उसका विस्तृत अध्ययन आप सभी के सामने पेश किया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के निवास स्थल और उन जनजातियों के नाम। इन जनजातियों की तरफ हम आगे बढ़ें उससे पहले ये आवश्यक है कि ये समझ लिया जाए कि जनजातियाँ क्या हैं, जनजातियों की संकल्पना क्या है, अर्थात व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब्स। देखिए, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में मानव की अलग अलग बस्तियां हैं जिनकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है। प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक काल तक मनुष्य ने तकनीक का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, इन सभी में अपार उन्नति की है। लेकिन फिर भी मानव बस्तियों का एक हिस्सा समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है, अर्थात आज भी वो जंगलों में ही निवास करते हैं। जंगलों में अर्थात वनों में निवास करने के कारण उनका एक नाम वनवासी भी है और उनके जीवन जीने के तौर तरीके आज भी काफ़ी पुराने हैं, अर्थात आदिम प्रकार के हैं, इसलिए उनका एक अन्य नाम आदिवासी भी है। आइए देखते हैं विश्व के कोने कोने में कहाँ कहाँ पर जनजातियाँ मौजूद हैं। इनकी तरफ आगे बढ़ें, एक बात और जान लेना आवश्यक है कि जनजातियाँ मानव सभ्यता की अद्भुत क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। ये उन इलाकों में निवास करती हैं जहां सामान्य जन की पहुंच नहीं है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में और विषम परिस्थितियों में इनको रहना पसंद है। और अब देखते हैं कि विश्व के किन किन हिस्सों में जो है जनजातियां हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। ध्रुवीय इलाके दो प्रकार के ध्रुव हैं, 90 डिग्री एन अर्थात उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री एस अर्थात दक्षिणी ध्रुव। इनके आसपास के जो इलाके हैं वो काफ़ी ठंडे हैं, और ठंडे हैं अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों को लिए हुए हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे ही आपके सामने आएंगी तो जनजातियां वहां पर चुनौतियों का सामना करते हुए हमें नजर आएंगी। और इन ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों के निवासी के रूप में एस्किमो जनजाति और सैमर्स जनजाति प्रमुख हैं। इन सभी जनजातियों के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन हम आगे चैप्टर में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। नंबर सेकंड, विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। जैसा कि आपको पता है, विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश या यूँ कहें भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में, लगभग बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है। और जैसा कि हम यदि वर्ल्ड मैप का विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है वो उसमें जमीन और समुद्र दोनों पड़ते हैं, परंतु जमीन का भाग अपेक्षाकृत कम है और समुद्र का भाग अधिक है। और ख़ास बात 0 डिग्री की ये है कि इन स्थानों पर, इन अक्षांशीय स्थानों पर जो सूर्य है उसकी उपलब्धता वर्ष भर रहती है। जब सूर्य की गर्मी जमीन को और समुद्र को दोनों को मिलती है तो प्राय ये देखा जाता है कि धरती अपेक्षाकृत पहले जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र का पानी देर से गर्म होता है। जैसे तवा यदि गर्म हो तो स्वाभाविक सी बात है उंगली के टच होने पर गर्माहट महसूस होगी, परंतु यदि तवा जितना ज़्यादा गर्म होगा तो आप देखेंगे कि उंगली के टच हो जाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप उतना तेज़ी से उंगली जो है पीछे की ओर जाएगी। ठीक इसी प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है कि जैसे ही ज़मीन गर्म होती है या यूँ कहें कि पानी की तुलना में जल्दी गर्म होती है तो यहाँ की हवा भी उसके संपर्क में आकर तेज़ी से गर्म होती है और वैज्ञानिक सिद्धांत के कारण ऊपर उठने लगती है। जब हवा धरती को छोड़कर ऊपर उठने लगती है तो उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है। दूसरी तरफ
जो समुद्र का पानी है वो देर से गर्म होता है, अर्थात ज़मीन की तुलना में वह अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण वहाँ वायुदाब अधिक होता है। और आपको पता है कि पवनें जो होती हैं या वायु जो होती है, हम कह सकते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी उच्च वायुदाब यानी सघन वायुदाब का क्षेत्र है और निम्न वायुदाब यानी विरल वायुदाब का क्षेत्र है। तो हवाएं जो होती हैं वो सघन वायुदाब का जो क्षेत्र है उससे विरल वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। और चूंकि ये हवाएं जल से स्थल की ओर जाती हैं तो अपने साथ साथ नमी को लेकर जाती हैं। और 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा पर प्राय हम ये देखते हैं कि 3 बजे दोपहर के बाद जो है लगभग प्रतिदिन बारिश देखने को मिलती है। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो स्वाभाविक रूप से वनों का बहुत तेज़ी से विकास होता है, क्योंकि वनों के वृद्धि के लिए उन्हें जल चाहिए जो प्रतिदिन मिल रहा है, और साथ के साथ सूर्य की उपलब्धता वहाँ पर मौजूद है, और बहुत अच्छी मात्रा में ह्यूमस होने के कारण ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है। तो इसके कारण वहाँ पर वनों का बहुत तेज़ी से विकास देखा गया। और जैसे ही वन आएंगे तो वनवासी प्रकट होंगे, और इन्हीं क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ निवास करती हैं उनके नाम है पिग्मी, सेमांग और सकाई। नंबर 3 पर प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल, और इन प्रदेशों में बुशमैन जनजाति निवास करती है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप और देखते जाएंगे कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है। वैसे आपको बता दें अफ्रीका महाद्वीप में ये मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना के आसपास। जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा हम देखते चले जाएंगे। तो इस इलाकों में जो है बुशमैन जनजाति प्रमुखता से मिलती है, शिकारी जनजाति है, सर्वभक्षी जनजाति है। अगला है उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। उष्णकटिबंधीय जो घास क्षेत्र हैं इन इलाकों में मसाई जनजाति और बद्दू जनजाति देखने को मिलेगी। आप बिल्कुल ना घबराएं, चैप्टर जैसे से आगे बढ़ेगा हम देखते चले जाएंगे, नक्शों में इसकी लोकेशन देखेंगे, इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी जानेंगे। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के निवासी के रूप में किर्गिज़ जनजाति हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में जैसे भारतीय परिस्थितियों की अपन बात करें तो भील जनजाति, गौंड जनजाति, संथाल जनजाति, मीणा जनजाति और नागा जनजाति देखने को मिलती है। आइए एक रिव्यू कर लेते हैं हल्का सा, वर्ल्ड मैप में स्थिति देखते हैं इन तमाम जनजातियों की। आइए बढ़ते हैं। देखिए ये वर्ल्ड मैप जो है फिज़िकल आपके सामने है। इनमें पूरे विश्व में मिलने वाली प्रमुख जो जनजातियां हैं उनकी लोकेशंस हम देखेंगे कि कौन कौन सी जनजाति जो है विश्व के कौन कौन से हिस्सों में, कौन कौन से महाद्वीप में मिलती है। आइए एक नज़र करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आप एस्किमो जनजाति पर नज़र डालिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो अलास्का का क्षेत्र है, इस अलास्का के क्षेत्र में एस्किमो जनजाति मिलती है। इसके अलावा जो कनाडा का उत्तरी भाग है वहाँ भी एस्किमो जनजाति देखने को मिलती है, निवास करती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड का जो इलाका है यहाँ भी एस्किमो जनजाति निवास करती है। इसके अलावा एस्किमो जनजाति जो है हमें यूरोपीय महाद्वीप में स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, जिन्हें सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं, यहाँ भी एस्किमो जनजाति मिलती है, परंतु यहाँ इन्हें एस्किमो ना कहकर लैप्स कहा जाता है। इसी कड़ी में एक नज़र करेंगे हम एशिया महाद्वीप के अंदर। एशिया महाद्वीप में हम देख रहे हैं कि जो रसिया का जो क्षेत्र है, और रसिया में भी जो सुदूर अपन ये कहें कि जो उत्तरी इलाका है जहाँ पर साइबेरिया का जो है पश्चिमी साइबेरिया पड़ता है, उस इलाके में सैमोयड जनजाति देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन नज़र करें तो हम पाएंगे कि जो हमारा मध्य एशिया है, उस मध्य एशिया में रूस के पास, या यूँ कहें कि पुराना जो यूएसएसआर था वहाँ किर्गिज़स्तान नाम से जो गणराज्य हुआ करता था, वहाँ पर आज भी किर्गिज़ जनजाति देखने को मिलती है। इसके अलावा चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति जो है बेचुआनालैंड में इलाके में मिलती है। बेचुआनालैंड क्या है, इसके बारे में जब बुशमैन जनजाति को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए पर्याप्त होगा कि बुशमैन जनजाति कोई पूछे आपसे तो कि कौन से महाद्वीप में मिलती है, तो हमारा उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। और ये इसके पास जो इलाके हैं उनमें है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया,
अंगोला और बोत्सवाना, ये जो देश हैं इनके पास में कालाहारी मरुस्थल का इलाका पड़ता है बेचवाना लैंड क्षेत्र में। और जो ये बुशमैन जनजातियां हैं सर्वभक्षी और शिकारी जनजाति है। इसके अलावा जब आप देखेंगे बुशमैन के उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में ही, कांगो बेसिन क्षेत्र में, कांगो एक नदी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, और यहाँ पर जो है इसके जंगलों में पिग्मी जनजाति निवास करती है। इसी के थोड़ा ऊपर चलें आप अफ्रीका महाद्वीप में ही, तो एक और जनजाति यहाँ पर मिलती है जिसका नाम है मसाई। ये मसाई अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश और युगांडा के पूर्वी इलाकों में देखने को मिलती है। आइए एक और जनजाति पर नज़र करते हैं जिसका नाम है वद्दू या बद्दू। ये अरब के उत्तरी भाग में जो है ये जनजाति निवास करती है। इसके अलावा हम देखेंगे सकाई और सेमांग जनजातियों के बारे में। सकाई और सेमांग जनजाति दोनों मलाया प्रदेश में मिलती हैं। अंतर इतना सा है कि सकाई जनजाति का जो प्रमुख निवास स्थान है वो थाईलैंड देश है, और सेमांग जनजाति का जो प्रमुख निवास स्थान क्षेत्र है वह है मलेशिया। इसके अलावा भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि अपन संदर्भ में बात करें तो 3-4 प्रमुख जनजातियां हैं जो देखने को मिलती हैं। उनमें से एक है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति हम यदि नज़र करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो राजस्थान और मध्य प्रदेश इनके प्रमुख निवास स्थल हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख जनजाति देखने को मिलती है जो कि अपने आप में आदिम जनजाति है, जिसका नाम है भील जनजाति। ये जनजातियां तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी मिलती हैं, परंतु प्रमुख प्रमुख जनजातियों के यहाँ पर नाम लिए जा रहे हैं। भील जनजाति जो है हमारे राजस्थान में, अपने मध्य प्रदेश में, अपने गुजरात में और महाराष्ट्र में ये इसके प्रमुख जो है निवास स्थल हैं। इसके अलावा गौंड जनजाति का जो इलाका है, गौंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, इन प्रमुख इलाकों में निवास करती है। संथाल क्षेत्र की यदि हम बात करें, या जहाँ पर संथाल जनजाति देखने को मिलती है, उसका प्रमुख जो इलाका है वैसे वो झारखंड है, पर इसके अलावा पश्चिम बंगाल और असम में भी ये जनजातियाँ निवास करती हैं। देखिए ये प्रमुख प्रमुख जनजातियाँ हमने देखी अपने पूरे विश्व के संदर्भ में, जो कि हमारे कोर्स से संबंधित थी। आशा है कि आपको ये प्रयास जो है आपके लिए सार्थक हुआ होगा। आइए एक बार फिर नज़र कर लेते हैं। ये प्रमुख रूप से 10 जनजातियाँ हमने लिखी हुई हैं, और कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पर मिलती है उसका एक जो है ब्रीफ आपके सामने है। एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड इलाकों में, सेमोइड्स पश्चिमी साइबेरिया के उत्तरी भाग में, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्र में, सेमांग मलाया के पर्वतीय भागों में, सकाई मलाया प्रदेश के घाटी व निम्न भागों में, बुशमैन जनजाति दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, मसाई केन्या व पूर्वी युगांडा क्षेत्र में, बद्दू या वद्दू जनजाति अरब के उत्तरी भागों में, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में सोवियत संघ के किर्गिजिस्तान गणराज्य में, भील, गोंड, संथाल और मीणा जनजाति जो है वह भारतीय परिदृश्य में निवास करती है। ये हुआ विश्व के प्रमुख जनजातियों से एक संक्षिप्त परिचय, और अब हम प्रवेश करेंगे एक एक जनजाति को लेते हुए। इस कड़ी में सबसे पहले जनजाति हमारे सामने आ रही है, उस जनजाति का नाम है एस्किमो जनजाति। देखिए एस्किमो जनजाति जो है अपने आप में काफ़ी प्रतिकूल परिस्थिति में निवास करने वाली जनजाति है। ध्रुवीय इलाके अर्थात बर्फीले इलाकों में निवास करने वाली जनजाति है। और एस्किमो जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेश के निवासी। आइए इनका एक चित्र आपको दिखाते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि एस्किमो जो लोग हैं वो होते कैसे हैं। स्क्रीन पर है आपके सामने ये चित्र। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं ये एस्किमो जनजाति का एक निवासी है, या अपन कहें एस्किमो जनजाति का एक बाशिंदा है। पीछे इनका घर दिखाई दे रहा होगा। इनके वस्त्र पर आप नज़र डाल सकते हैं, इनके हथियारों पर आप नज़र डाल सकते हैं, और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको धीरे धीरे पूरा सीन क्लियर होता हुआ चला जाएगा। आइए वापस लौटते हैं एस्किमो जनजाति के वर्णन पर। एस्किमो जनजाति जैसा कि अभी हमने नक्शे में देखा था कि अलास्का क्षेत्र में, उत्तरी कनाडा क्षेत्र में और ग्रीनलैंड क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती हैं, और ये अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अर्थात जीवन यापन के लिए आखेट अर्थात शिकार पर, मछली पकड़ना व खाद्य संग्रहण पर जो है निर्भर रहते हैं। और इन जनजातियों का संबंध जो है मंगोल प्रजाति से माना जाता है। मंगोल से याद आया, जैसे हम लोग भारत के होने के कारण भारतीय कहलाते हैं, वैसे ही जो मंगोलिया इलाके के लोग हैं
वो मंगोल कहलाते हैं। मंगोल प्रजाति के जो लोग होते हैं ये कद में जो है मंझले होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत हष्टपुष्ट होते हैं, इनके जबड़े चौड़े और मजबूत होते हैं और ख़ास बात ये होती है कि इनकी आंखों का रंग जो होता है वो कत्थई होता है। बहुत साहसी लोग होते हैं, चुनौतियों का सामना करने में बिल्कुल झिझकते नहीं हैं। अब अपन बात करें कि जो मतलब एस्किमो जनजाति है, जैसा कि पूर्व में भी हमने देखा था कि ग्रीनलैंड, अलास्का और उत्तरी कनाडा के अलावा ये स्कैंडिनेवियन देशों में भी निवास करते हैं, यानी जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के जो इलाके हैं वहाँ भी ये जो जनजाति है देखने को मिलती है, परंतु वहाँ इन्हें एस्किमो के नाम से नहीं, लैप्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से उत्तरी साइबेरिया में इन जनजातियों को मतलब जो है सैमोइड्स या याकूत, याकूत जो है ये भी एक रशियन जनजाति है, मतलब ये मूल में जो है रशिया से आए हुए लोग हैं और इनको याकूत भी कहते हैं। चकची व तुंग के नाम से भी इन जनजातियों को जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण, बर्फ़ पड़ने के कारण यहाँ की जलवायु जो है बहुत कठोर होती है और इनका वार्षिक औसत तापमान जो है वो लगभग 0 डिग्री होता है। यहाँ जो वर्षा है वो हिम के रूप में ही होती है और गर्मियाँ जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, या यूँ कहें कि गर्मियाँ जो होती हैं वो हमारे यहाँ के वसंत के मौसम की तरह होती हैं। जैसा याद कीजिए आप, वसंत के मौसम में क्या होता है, वसंत के मौसम में जो हवाएं होती हैं वो चल रही होती हैं और उनमें काफ़ी ठंडापन होता है, परंतु मौसम जो होता है वो थोड़ा सा खुशनुमा होता है। ठीक उसी प्रकार का माहौल यहाँ रहता है और इन्हीं समय में जो है शैवाल, लाइकेन जैसी कुछ वनस्पतियाँ जो है वो जन्म ले लेती हैं। इसके अलावा इन इलाकों में भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग और कैरीबाऊ इत्यादि जो जानवर हैं वो इन इलाकों में देखने को मिलते हैं। आइए एक नज़र करते हैं, आपको बताते हैं कि मतलब आप लेमिंग के बारे में भी हमने देखा कि लेमिंग नाम का एक जानवर जो है इन इलाकों में मिलता है। तो स्क्रीन पर जो आप जानवर देख रहे हैं ये हमारे चूहे जैसा दिख रहा है, हमारे इधर के इलाकों का जो चूहा होता है बिल्कुल वैसा ही ये इसकी शक्ल दिखाई दे रही है और इसे जो है मतलब लेमिंग कहते हैं। इसके अलावा एक शब्द आया था कैरीबाऊ। कैरीबाऊ जो है इसे अपन कह सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं, नॉर्थ अमेरिका के रीजन में जो रेंडियर होते हैं उन रेंडियर्स को ही कैरीबाऊ कहा जाता है। तो जो स्क्रीन पर आप चित्र देख रहे हैं ये रेंडियर्स का या अपन कह सकते हैं कैरीबाऊ का ही है। आइए लौटते हैं दोबारा अपने जो वर्णन पर। देखिए कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं ये अपने जो घर बनाते हैं ये या तो बर्फ़ के बनाते हैं या लकड़ियों के घास फूस के बनाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, शीत ऋतु काफ़ी लंबी होती है, बर्फ़बारी होती है, तो बर्फ़ के अंदर जब ये घर बनाते हैं, जैसा कि चित्र में भी हमने देखा था कि ये जो बर्फ़ का घर आप देख रहे हैं, ये बर्फ़ का जो घर है इन्हें इग्लू कहते हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, इग्लू कहते हैं। और इग्लू का एक और चित्र हमारे पास में है, आप ये देख सकते हैं। इग्लू जो है एस्किमो का बर्फ़ का घर है। देखिए बर्फ़ जो होती है ऊष्मा की एक बेहतरीन कुचालक भी होती है, शरीर की जो गर्मी है उसको रोकने में भी काफ़ी मदद करती है। इसीलिए इग्लू लोग जो हैं प्राकृतिक ज्ञान को अपने उपयोग में लेते हुए बर्फ़ के घर बनाते हैं। ये लगभग 2 से 3 फीट जो है ज़मीन में धंसे हुए होते हैं और लगभग जो है 4 से 5 फीट जो है ऊंचाई के होते हैं, धरातल से ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं और गुंबदाकार होते हैं। इस गुंबदाकार जो घर को जो है इग्लू कहते हैं। आइए इसके अलावा जो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे एस्किमो हैं ये सामान्य जब वसंतकालीन जब क्षेत्र आता है तो उसके अंदर जो है अस्थायी रूप से अपने निवास बनाते हैं, जो कि टहनियों के घास के बने हुए होते हैं। वो कैसे होते हैं आइए उसका भी एक सीन आपको दिखाते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे दृश्य में, आप साफ साफ देख रहे हैं एस्किमो जनजाति के जो अस्थायी आवास हैं ये लकड़ियों के बने हुए होते हैं, व्हेल मछली की हड्डियों के बने हुए होते हैं। घास फूस को भी जो हल्का फुल्का वसंत ऋतु में मिल जाता है, जिसे वहाँ की ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पर जो ये प्राकृतिक संपदा उपलब्ध होती है इसी को लेकर जो बनाए जाते हैं घर, जिन्हें कर्मक कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बर्फ़ के जो घर बनाए जाते हैं शीतकालीन ऋतु के अंदर और जो कि लगभग कहें कि स्थायी रूप से एस्किमो के जो निवास स्थल होते हैं उसे इग्लू कहते हैं। और जो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए जो प्राकृतिक संपदा का उपयोग करते हुए बनाए जाते हैं
और उन्हें हम कर्मक कहते हैं। एस्किमो का प्रमुख भोजन जो होता है वो कच्चा मांस होता है। और ये कच्चा मांस आता कहाँ से है? देखिए, सील मछली जो है, व्हेल मछली जो है, सी लायन जो मछली है, ये इनके गोश्त को जो है या इनके मांस को जो है ये लोग प्रमुखता से अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आइए एक नज़र करते हैं सील मछली के बारे में कि सील मछली का आपको एक चित्र दिखाते हैं कि आपको उससे आइडिया लगेगा सील मछली होती कैसी है, व्हेल मछली कैसी होती है और सी लायन की मछली जो होती है वो कैसी होती है। देखिए, स्क्रीन पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ, बिल्कुल सही समझे होंगे, यही सील मछली है। और ये इसका एक थोड़ा सा दूर से लिया हुआ व्यू है। यदि इसके थोड़ा क्लोजअप की ओर अपन जाएं तो ये जो सील मछली है कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। और ख़ासकर एस्किमो जनजाति के लोगों का प्रिय भोजन है सील मछली। और इनके रहन सहन में या वेशभूषा में इस सील मछली का बहुत योगदान देखने को मिलेगा। चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आप सील मछली के महत्व में भी जो है आपको मतलब पता लगेगा कि इनके किस तरीका से इनकी सभ्यता में ये जो जानवर है ये रचा बसा हुआ है। देखिए, ये जो मछली विशालकाय आप देख रहे हैं इसका नाम व्हेल मछली है। एक जो वयस्क या कहें जो एक जो जवान जो व्हेल मछली होती है उसका वजन लगभग जवान 30 हाथियों के बराबर होता है। एक वयस्क जो व्हेल मछली होती है इतनी विशालकाय होती है कि उसका वजन जो होता है 30 वयस्क हाथियों के बराबर होता है। तो ये इतनी बड़ी विशालकाय जो व्हेल मछली होती है इसका शिकार भी ये समूह के रूप में करते हैं। और आप समझ गए होंगे कि ये जो मछली है ये इनके निवास स्थल को बनाने में, इनके हथियारों को बनाने में और इनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में काफ़ी महत्व जो है अपना रखती है। इसके अलावा ये स्क्रीन पर जो आप चित्र देख रहे हैं ये सी लायन जो है उसका चित्र है जिसका भी ये शिकार करते हैं और इसका मांस जो है वो खाते हैं, कच्चा मांस इसका खाते हैं। आइए बात करते हैं एस्किमो जनजाति के वस्त्रों की। वस्त्रों में आप देखेंगे एस्किमो जनजाति के लोग जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र पहनते हैं जिसे तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे अनोहाक कहते हैं। एक खास बात और है कि इग्लू लोग जो सील की खाल के बने हुए जूते पहनते हैं, अर्थात सील के चमड़े से बने हुए जो जूते पहनते हैं उन्हें कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी शब्दावलियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ क्लास 12th के लिए, आगे जाकर यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो उन एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत आपको हेल्प करेंगे। ये आप एक व्यू कर सकते हैं कि एस्किमो जनजाति के जो जूते हैं आप देख रहे होंगे, जिन्हें अभी हमने देखा कि जिन्हें कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। आप इनके वस्त्रों पर भी गौर कर सकते हैं कि किस तरीके के वस्त्र ये पहनते हैं। प्रमुख रूप से 2 प्रकार के वस्त्र हमने देखे, तिमियाक और अनोहाक। अंदर पहना जाने वाला तिमियाक और बाहर पहना जाने वाला जो है अनोहाक। आइए अब चर्चा करते हैं एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, जैसा हमने पढ़ा था, शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। तो ये आखेट किस प्रकार से करते हैं ये भी बहुत एक रोचक विषय है। जैसा कि हमने देखा कि जो ध्रुवीय इलाके हैं या बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश हैं, इन इलाकों में ग्रीष्म ऋतु नाम मात्र की होती है, अर्थात उसे वसंत ऋतु कहा जाता है। वसंतकालीन जो आखेट होता है वह अलग प्रकार से किया जाता है जब जल जो है वो द्रव अवस्था में मिलता है, और शीतकालीन जो आखेट होता है वो थोड़ा अलग प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम नज़र करते हैं शीतकालीन आखेट पर। शीतकालीन आखेट अर्थात सर्दियों में कैसे शिकार किया जाता है जब चारों तरफ बर्फ जमा होती है। ये 2 विधियों से किया जाता है। एक विधि का नाम है माऊ पाक विधि और दूसरी विधि का नाम है इतुर पाक विधि। माऊ पाक विधि को स्टडी करते हैं। माऊ पाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इस विधि में एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं ये बर्फ़ में एक छेद कर लेते हैं और उस छेद में सील मछली के आने का इंतज़ार करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बार आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए कि जो जलाशय होते हैं या कोई भी जो समुद्री इलाका होता है या किसी भी झील का जो इलाका होता है उसके बर्फ़ केवल ऊपर कुछ मोटाई तक जमा होती है। अर्थात जैसा कि आपको पता है कि जल को जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस या उसके नीचे का तापमान चाहिए होता है। तो कमाल की बात ये होती है कि इसमें भौतिकी के नियम काम करते हैं। भौतिकी
जो है इसकी व्याख्या करती है कि जो जलाशय होते हैं उनके ऊपर का जल जो होता है कुछ मोटाई तक या कुछ गहराई तक ही बर्फ़ का जमता है, उसके बाद का जो तापमान होता है वह लगभग बराबर बना रहता है, जो कि लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी कारण से जो जलाशय की आंतरिक या कहें कि जो मछलियां हैं वो जिंदा रह पाती हैं। तो आप कहीं ये ना सोचें जब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हो गई हैं तो सील मछली में को प्राप्त करने के लिए बर्फ़ में छेद कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है मछली ज़िंदा कैसे रही होगी। तो उसका एक वैज्ञानिक कारण जो है आपके सामने रखा गया कि अंदर जो जल का तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है एक गहराई के बाद में, और वहाँ पर जो मछली है वो ज़िंदा रहती है। और एस्किमो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक छेद कर लेते हैं और उस छेद में शिकार को मतलब हासिल करने के लिए एक चारा लगाते हैं, और चारे के रूप में वो एक हड्डी का इस्तेमाल करते हैं और उस हड्डी की छड़ को वहाँ पर छोड़ देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं सील मछली के आने की। बात है सील मछली आएगी क्यों? सील मछली को आना है, एक तो चारे की उसको सुगंध आएगी, उस सुगंध को सूंघते हुए वहाँ पर पहुँचेगी। इसके अलावा उस छेद में से वो सांस लेने के लिए भी वहाँ पर आती है, और जैसे ही वो आती है तो जो मतलब छड़ होगी हड्डी की वो हिलने लगेगी, और उसी समय एक हार्पून नाम का हथियार होता है इनका, उस हार्पून नामक हथियार से जो है ये सील का शिकार कर लेते हैं। हार्पून जो होता है एक भाला होता है लगभग 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक का, अर्थात लगभग 3.25 फीट से लेकर लगभग 4.5 फीट का एक नुकीला भाला होता है। और कमाल की बात ये होती है कि ये रस्सीदार भाला होता है, डोरी से बंधा हुआ होता है, और किस तरीके से इसकी रूपरेखा होती है ये अभी आगे आपको क्लियर कर देंगे। देखिए, इससे पहले अपन जो है इतुरपाक विधि का भी वर्णन देख लेते हैं। इतुरपाक विधि में 2 छिद्र बनाए जाते हैं। देखिए बेसिक अंतर देखिए, माऊपाक विधि में बर्फ़ में 1 छिद्र बनाया जा रहा है, एक एस्किमो यदि वहाँ पर होगा तो उससे काम चला लेगा, और जो इतुरपाक विधि है उसमें 2 छिद्र बनाए जाते हैं और 1 से अधिक एस्किमो वहाँ उपस्थित होने चाहिए इस विधि में। इस विधि में जब 2 छिद्र बनाए जाते हैं तो एक में तो सील को चारा डाला जाता है, जिससे सील जो है वहाँ पर आती है, और जैसे ही सील वहाँ पर आती है तो पहला एस्किमो दूसरे एस्किमो को जो कि दूसरे छेद पर बैठा हुआ है उसको इशारा करता है, और इशारा सांकेतिक होता है बिना किसी हलचल के, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं, ये मछलियाँ जो होती हैं, ये कंपन के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। इसलिए सांकेतिक इशारों में एक एस्किमो दूसरे छिद्र पर बैठे हुए एस्किमो को इशारा करता है और तुरंत हार्पून की मदद से उसके पेट के आर पार कर दिया जाता है और सील को बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये चाहे माऊपाक विधि हो या इतुरपाक विधि आपने देखी हो, इसमें एक हथियार का नाम आया है, बार बार नाम आया है, और उसका नाम है हार्पून। आइए दिखाते हैं हार्पून कैसा होता है। देखिए स्क्रीन पर एक चित्र आपके सामने है, और एस्किमो जिस नाव में सवारी कर रहा है, इस नाव को भी अपन देखेंगे कि ये नाव भी जो है एस्किमो की जो वसंतकालीन आखेट है उसका एक महत्वपूर्ण साधन होती है, और इस नाव को कयाक कहते हैं। और ये कयाक जो है, इसमें जो एस्किमो बैठा हुआ है, इसके हाथ में जो आप भाला देख रहे हैं, इसी भाले का नाम है हार्पून, और आप देख रहे होंगे कि ये एक रस्सी से बंधा हुआ होता है। आइए आगे चलते हैं। अभी शीतकालीन आकेट हमने देखा, अब अपन चर्चा करेंगे जब वसंत काल आता है या ग्रीष्म ऋतु आती है तब एस्किमो किस तरीके से शिकार करते हैं। देखिए वसंतकालीन आखेट, इस तरह के आखेट को उतोक कहते हैं। कयाक अर्थात नाव की सहायता से और हार्पून की सहायता से ये शिकार किए जाते हैं। आइए जानते हैं कयाक क्या है। जैसा कि चित्र में आपने देखा था, कयाक चमड़े की एक नाव होती है जो कि लगभग 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। कभी कभी व्हेल जैसी बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए अधिक संख्या में एस्किमो को जाना होता है, और उसके लिए एक बड़ी नाव बनाई जाती है और उसका नाम है उमियाक। हार्पून अभी हम देख चुके हैं। स्लेज, स्लेज एक एस्किमो जनजाति की जो जीवन शैली है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्लेज एक प्रकार की गाड़ी होती है जो कि बिना पहिए की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहिए की गाड़ी क्यों नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, बर्फीले प्रदेशों में बर्फ़ जो होती है वहाँ पर घर्षण बल जो है ना के बराबर होता है। जब घर्षण बल नहीं होगा तो पहिए को चलने के लिए जो है आवश्यक जो मतलब बल है वो प्राप्त नहीं होगा, और जब आवश्यक बल प्राप्त नहीं होगा अर्थात घिसावट नहीं होगी, रगड़क नहीं होगी, तब तक पहिया आगे नहीं फिर पाएगा और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए इन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए
और वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए स्लीपर्स की एक गाड़ी बनाते हैं जिसे स्लेज कहते हैं। और इस बिना पहियों की गाड़ी को वहाँ के कुत्ते या रेंडियर्स, जिन्हें हमने नॉर्थ अमेरिका के लोगों को कैरीबाऊ नाम से बुलाया करते थे, ऐसा हमने अभी पिछले 2-3 मतलब पंक्तियों पहले हमने देखा था कि जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं वो रेंडियर्स को अपनी भाषा में कैरीबाऊ भी कहते हैं। तो कैरीबाऊ, रेंडियर्स और वहाँ के जो कुत्ते हैं वो इस गाड़ी को खींचते हैं। स्लेज होती कैसी है इसका भी एक चित्र आपके सामने रख रहे हैं, आप देखिए। ये काफ़ी पुराना चित्र है, आप देख रहे होंगे। ये जो आगे रेंडियर्स का एक झुंड है और एस्किमो पीछे बैठा हुआ है। और ये जो आप नुकीली सी आप देख रहे होंगे, एक बहुत अच्छा खेल होता है, यदि आपने नाम सुना हो, आइस स्केटिंग का। वहाँ पर भी ये स्लीपर्स की बनी हुई स्केट्स यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा अपने हेलीकॉप्टर के जब हेलीकॉप्टर को उतरता हुआ यदि आपने कभी देखा हो तो हेलीकॉप्टर में भी इस प्रकार के स्लीपर्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही कुछ स्लीपर्स जो हैं यहाँ पर स्लेज के अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं। इसका एक आधुनिक चित्र हमारे सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंडियर्स का एक झुंड है और पीछे जो गाड़ी है उसी का नाम है स्लेज। देखिए एक और ख़ास बात है यहाँ पर कि जो स्लेज मतलब होती है उसकी जो गाड़ी बनाई जाती है, वालरस, ये भी एक मछली है, एक प्रकार की विशालकाय मछली होती है। और यहाँ कहीं ज़्यादा तो नहीं, मतलब सील जैसा इसका आकार होता है। और ये वालरस की हड्डियों जो होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है स्लेज की जो गाड़ी को बनाने के लिए। आइए चर्चा करते हैं एस्किमो जनजाति के लोगों की समाज और संस्कृति के बारे में। ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं, घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं और इनका जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, अर्थात पुरुष प्रधान होते हैं। बहुपत्नी प्रथा यहाँ पर प्रचलित होती है और जादू टोने में इनका विश्वास होता है। और जब बहुत तेज़ कड़ाके की ठंड पड़ती है और खाने की कमी पड़ जाती है तो कठोर शीत में भोजन की कमी होने पर बुजुर्ग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण या कह सकते हैं इस जनजाति की विशेष और ख़ास बात है। एस्किमो जनजाति की जो भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं उसे एल्यूट भाषा कहा जाता है। 1960 के बाद अमेरिकी व यूरोपीय लोगों से जो एस्किमो हैं इनका संपर्क बढ़ा है। अब एस्किमो आग्नेयास्त्रों व बंदूकों का भी प्रयोग करने लगे हैं शिकार करने के लिए। और कयाक जो चमड़े की नाव हुआ करती थी उसके स्थान पर अब ये मोटर चालित नाव व स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे हैं। ये तमाम जानकारियाँ थी एस्किमो जनजाति की जीवन शैली के बारे में, एस्किमो जनजाति के निवास स्थान के बारे में, एस्किमो जनजाति के जीवन यापन के तौर तरीकों के बारे में। अगली वीडियो में एक और जनजाति से हम मुखातिब होंगे और ये वीडियो है सभी भूगोल वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विद्यार्थी को समर्पित है। आप वीडियोस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहें। आपके फीडबैक से हमें ऊर्जा मिलती है, हम आगे जो है और ऊर्जा से काम कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक आखिरी निवेदन और यहाँ पर करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सेवा हो सके, इस सेवा का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिल सके, इसके लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके लोगों को अपने इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो सभी लाभान्वित हो सकें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।